जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया, भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अपनाया दोस्तों। और मैं इन सब में बात करूंगा डिटेल पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस सब में आपको डिटेल में बात करूंगा। इनका उदय क्यों हुआ, इनका जन्म क्यों हुआ, इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया। इसी के जरिए मैं आपको विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्यवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इन सब में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, बहुत गहराई में जाकर के आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। इन सब का इतना बड़ा रोल है कि अभी जो हाल ही में यूपी SSC का पीटी एग्जाम होने वाला है, इसमें छोटा सा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित। तो अगर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और आप इसे अच्छी तरीके से अंत तक अगर आप इसे देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज के टॉपिक पढ़ने के बाद में सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले अर्थव्यवस्था को जानने से, मिश्रित अर्थव्यवस्था जानने से पहले हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा को जानेंगे दोस्तों। बिना परिभाषा जाने, बिना इसकी पहचान किए, बिना इसकी इंट्रोडक्शन के हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। देखिए पहले अर्थशास्त्र जानते हैं। अर्थशास्त्र है क्या दोस्तों? वस्तुओं और सेवाएं कैसे सृजित, वितरित और उपभोग की जाती हैं। वस्तुओं और सेवाएं, वस्तु आप जानते हैं क्या होती है, सेवा भी आप जानते हो क्या होता है। वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित का मतलब क्रिएशन, वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग मानी कंजप्शन दोस्तों। तो सृजित, वितरित और उपभोग की जाती हैं, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूंकि संसाधन हमेशा कम होते हैं, संसाधन की हमेशा कमी ही प्रतीत होती है दोस्तों, इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री, ब्रितानी का मतलब ब्रिटेन के अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 यानी 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा दोस्तों। किसने कहा कमी का विज्ञान? अर्थशास्त्र को आप कमी का विज्ञान भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में सीधे पूछा जा सकता है कि कमी का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो आप सीधे कहेंगे कि अर्थशास्त्र को और कमी का विज्ञान किसने कहा, कब कहा? 1935 में लियोनेल रॉबिन्स ने कहा। किस देश के अर्थशास्त्री है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन के अर्थशास्त्री है। फिर से रिपीट करता हूं कि वस्तुएं और सेवाओं कैसे सृजित, वितरित और उपभोग की जाती हैं, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं दोस्तों। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा, किसी भी वस्तु और सेवाओं के सृजित और वितरण के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, किसी भी संसाधन का कितना बेहतरीन तरीके से उसका उपभोग किया जा सके। ठीक, और उपयोग करने के बाद में जनता को उन वस्तुओं सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आपका अर्थशास्त्र कहलाता है दोस्तों। ठीक, हमेशा इसका उद्देश्य होता है कि देश की जनता को बेहतरीन संसाधनों का उपभोग करते हुए जनता को किस प्रकार से वस्तुओं की पूर्ति की जा सके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम सब के सामने क्वेश्चन उठता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, क्या अंतर है। अर्थशास्त्र जानते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं जानते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, मतलब थ्योरी की बात करता है दोस्तों। जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने की बात करता है। ठीक, यह थ्योरी की बात करता है अर्थशास्त्र, लेकिन जब इसे आप प्रयोग के रूप में अपनाएंगे तो यह अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अपनाएंगे कहाँ? अर्थव्यवस्था में, उपयोग के रूप में अर्थव्यवस्था, थ्योरी के रूप में अर्थशास्त्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, क्या अंतर है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब बताऊंगा कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों बना दोस्तों। इस सब के डिटेल में बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्रम से, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले समझेंगे दोस्तों। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, अर्थशास्त्र का सार यहाँ पे अर्थशास्त्र का सार मानव जीवन में बेहतरीन, मानव जीवन में सुधार है दोस्तों। अर्थशास्त्र सार क्या होता है? अर्थशास्त्र का जो मूल उद्देश्य होता है मानव जीवन का बेहतरी। तो इस सुधार के क्षेत्र में, मानव जीवन के बेहतरीन सुधार के क्षेत्र में जो पहला प्रयास किया था वो एडम स्मिथ ने किया था दोस्तों। जब उनकी पुस्तक, एडम स्मिथ ने किया था मानव जीवन के बेहतरी में सुधार का पहला प्रयास, तो उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में दोस्तों। तो इसी पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है, इसी पुस्तक को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का स्रोत माना जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार से ये पश्चिमी देशों में काफ़ी लोकप्रिय हुए एडम स्मिथ, ये उनके विचार जो उनकी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, लोकप्रिय हुए। और पूंजीवाद का जन्म इसी द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा हुआ दोस्तों। तो इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में, इनका क्या कहना था इस पुस्तक के द्वारा, इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप हो,
मतलब सरकार इंटरफेयर ना करे अर्थव्यवस्था में। सरकार के ज़्यादा नियमन के खिलाफ ही अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है दोस्तों। तो इनका यही कहना था कि सरकार का नियमन ज़्यादा ना हो अर्थव्यवस्था में, वो इंटरफेयर ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो सरकार का हस्तक्षेप हो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में, लोकहित में कोई अर्थव्यवस्था काम करे। इनका कहना था कि लोकहित में कोई अर्थव्यवस्था काम करे, इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार माना दोस्तों। कंपटीशन को इन्होंने जिम्मेदार माना कि अगर कोई लोक व्यवस्था समाज में या देश में काम कर सकती है अर्थव्यवस्था में, तो कंपटीशन है दोस्तों। कंपटीशन कैसे कि जैसे अगर आप जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर कोई बुक की दुकान नहीं है इर्द गिर्द दूर दूर तक, तो फिर जब आप जाएंगे उस दुकान पर कोई किताब लेने के लिए, जब आप लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर आपको देने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो आपको लगेगा कि जब मैं और कहीं लेता हूँ तो वहाँ सस्ते मिलता है, यहाँ पर महंगा क्यों मिल रहा है। तो आपकी मांग प्रभावित होगी दोस्तों। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सिर्फ एक ही दुकान है, कंपटीशन नहीं है, एकाधिकार यानी मोनोपोली है वहाँ पर। तो एकाधिकार ना होकर के इन्होंने कहा कंपटीशन को जिम्मेदार माना। अगर कंपटीशन होगा तो आपको जो किताब है एक नॉर्मल रेट पर मिलेगी दोस्तों, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेट पर मिलेगी। आपको क्या लगेगा, आपकी जो मांग है प्रभावित होगी, आप वहाँ पर नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मांग और पूर्ति अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था का हनन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार माना। इस व्यवस्था में क्या बाजार, इन्होंने किसको माना? कंपटीशन को जिम्मेदार माना। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों मुख्य बात ये होती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर उसे बेचना है। क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, यह सब मार्केट तय करता है दोस्तों, सरकार नहीं तय करती। इसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दोस्तों। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यह सब मार्केट तय करता है। कंपटीशन अनिवार्य तत्व होता है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बताऊँगा स्टेट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोस्तों। मैंने आपको बताया अभी इससे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा राज्य अर्थव्यवस्था से ही आपका ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था में क्या खास है। देखिए इसका उदय कैसे हुआ। इसका पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? इसका पहला सिद्धांत जो दिया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई। ये जो राज्य अर्थव्यवस्था है कहाँ पर नजर आई? 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई दोस्तों। सोवियत संघ 15 देशों का संघ था दोस्तों। इसमें रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कई सारे देश थे। 15 देश मिल करके सोवियत संघ का निर्माण किए थे। इसकी अलग अलग शैलियाँ नजर आती थी। दो शैलियाँ हैं। देखिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, और 1985 से पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है। क्या होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था में? उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और उसमें सामूहिक नियंत्रण होता है लोगों की। सरकार की उसमें बड़ी भूमिका होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों, ठीक। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संपत्तियों पर सरकार, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ और इससे कुछ खास पहलू के बारे में, और समाजवादी एवं साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। समाजवादी में सरकार का, इसमें सरकार की बड़ी भूमिका होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक नियंत्रण होता है, लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है दोस्तों। तो इसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास सारी की सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया राज्य अर्थव्यवस्था में जो उदय हुआ समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद बताऊंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने क्यों अपनाया दोस्तों। बताऊँगा आपको मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों। एडम स्मिथ ने जो विचार दिया था द वेल्थ ऑफ नेशन अपनी पुस्तक में 1776 में प्रकाशित हुई, तो उन्होंने कहा था कि एडम स्मिथ की अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को उन्होंने कहा था। अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि बाजार ही सब कुछ तय करेगा, सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थी। इसके पक्षधर थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की अर्थव्यवस्था जो थी अदृश्य हाथ वाली, 1929 की आर्थिक मंदी में इसको बहुत बड़ा झटका लगा है, फेल हो गया इनका विचार।
बहुत बड़ा झटका लगा 1929 की जो आर्थिक मंदी थी। ठीक है, क्या हुआ, इसने क्या किया, यूरोप को चपेट में ले लिया आर्थिक मंदी ने, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों, इन समस्याओं से स्मिथ की विचार निपटने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया। वो नजरिया था, एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। किसने प्रकाशित किया? ब्रिटिश अर्थशास्त्री ये भी थे, मर्नार्ड केन्स ने। पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री मर्नार्ड केन्स के द्वारा प्रकाशित हुई। इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा, इनका कहना था कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा करेंगी, लेकिन गरीबों का गला घोट कर ही यह संभव होगा। दोस्तों, तो क्या मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था का? ठीक, तो इस तरह से इनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में सरकार का दखल होना जरूरी है। दोस्तों, और जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मैं आपको बता दूं, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत के पास जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसके अनुकूल था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। भारत में उसमें बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी दोस्तों, तो उसे भी सॉल्व करना था, और जो हमारे उद्योग जगत था उसे भी आगे ले जाना था। इसलिए सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टर मिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करते रहे। दोस्तों, तो इस प्रकार से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। दोस्तों, तो मैंने आपको इस प्रकार से भारत की मिश्रित व्यवस्था क्यों बना, कैसे अपनाया, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं संगठन के बारे में बताया आपको, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, ठीक है, विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।